हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। मैं बेंडू सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर, आपको लेकर चलता हूँ सेट्स की ओर। तो बेटे प्रीवियस सेट्स में अपन ने यानी कि सेट्स के कि एक सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन का डोमेन और रेंज अपन ने देखा। और अपन फंक्शन के कुछ टाइप पढ़ रहे थे, कुछ टाइप प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ लिए थे। उनसे रिलेटेड जो भी यानी कि आज जो भी कहानियां इस रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर नंबर सेकंड एनसीईआरटी क्लास 11th का जो है उसको आज पूरा करेंगे। थ्योरी के साथ साथ अपन इसमें कवर भी करेंगे 2.1 के जितने भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए हुए आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए सेट्स का आगे की कहानी की। अपन को आगे की जो कहानी पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, तो टाइप ऑफ फंक्शनों में बेटे अपन ने कुछ फंक्शन यानी कि रैशनल फंक्शन तक पढ़ लिया थे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स बट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। ऐसी कहानी अपन ने क्या रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर में पढ़ लिया था। उसके बाद जो आपका आता है बेटे मॉडुलस फंक्शन आता है, मापांक फलन की। एक मापांक फलन क्या होता है और किस तरीके से उसे यानी कि क्रिएट किया जाता है। तो उसने कहा कि मापांक फलन जो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अगर इस तरीके से किसी फंक्शन को लिखा जाए और प्रत्येक एक्स बिलोंग टू आर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर में मापांक फलन कहलाता है। अब उसने एक्स की कहानी कही, एक्स प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है, परंतु एक्स के ऋण मान के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स के मान का क्या है, ऋण के बराबर होता है। इस बात को समझना कि उसने क्या कहा कि एक्स के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए, प्रत्येक पॉजिटिव मान के लिए एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और एक्स के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए ये यानी कि एफ ऑफ एक्स जो किसके बराबर रहेगा, ऋण के बराबर रहेगा। मीनिंग आपसे कहा कि कल को यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये एक बार x पॉजिटिव मान के बराबर होगा और एक बार ये x किसके बराबर होगा, नेगेटिव मान के लिए होगा। तो उसने कहा ऋण मान के लिए f ऑफ x ऋणात्मक और ऋणोत्तर मान के लिए यानी पॉजिटिव मान के लिए ये कैसा, ऑलवेज आपको धनात्मक। यानी कि एक मॉड्यूलर फंक्शन ऑलवेज ओपन होता है बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स धनात्मक कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि x कैसा होना चाहिए, ऋणोत्तर मान होना चाहिए, यानी x का मान नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मान नहीं होना चाहिए। और माइनस एक्स तो उसने कहा x के ऋण मान के लिए कि अगर ये x कल को क्या ले ले आप, माइनस एक्स ले ले, तो x का मान ऋण के बराबर होगा, यानी कि x लेस देन जीरो। यदि x का मान ऋणात्मक लिया तो f ऑफ x के लिए जो x आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है किसी भी मॉड्यूलर फंक्शन के लिए कि अगर मोड ऑफ फंक्शन x है तो वो ऑलवेज एक बार नेगेटिव वैल्यू देता है और एक बार कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू तब देगा जब x आपका ऋणोत्तर हो, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर हो, x का मान नेगेटिव नहीं हो, जीरो या जीरो से बड़ा हो। तो ये मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव। और ये यानी कि अगर x कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये एफ ऑफ एक्स के लिए ये वैल्यू कैसे ली जाएगी, नेगेटिव एक्स ली जाएगी। तो ये कहानी थी किसकी, मोड ऑफ एक्स की। अब मोड ऑफ एक्स मापांक फलन के लिए कुछ बातें हैं कि एक मापांक फलन का ग्राफ कैसे क्रिएट होता है, फिर उस मापांक फलन का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखते हैं बेटे इसके ग्राफ की ओर। तो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि मोड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये हो गया आपका किसका ग्राफ, मोड ऑफ एक्स। अब ये बनता कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया, अपन ने 2 3 4 जो भी जितने भी मान लेने चाहे वो लिए कि अब x है f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x, कि x का मान 1 लोगे और यहां इस फंक्शन में रखोगे तब भी y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान -1 रखोगे तब भी मोड के कारण y का मान, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू किसके भी बराबर होता है, y के भी बराबर होता है। अब मान लीजिए आपने कितना ले लिया, इसको 2 ले लिया तो y का मान 2, -2 ले लिया तो भी y का मान 2, 3 ले लिया तो y का मान 3, बट -3 ले लिया तो भी y का मान कितना आएगा,
3 आएगा। तो अब इससे देखें कि x का मान 0 तो y का मान कितना 0, x का मान 1 तो y का मान 1, तो ये रहा x का मान 1, ये रहा y का मान 1, तो कुछ यहां मिला। इसी तरीके से x का मान कितना -1, y का मान कितना 1, x का मान 2 तो y का मान कितना 2, x का मान -2 तो y का मान भी कितना -2। और जब इन चीजों को इस तरीके से मिलाएंगे तो ये किसका ग्राफ कहलाता है, y इक्वल टू मोड ऑफ x का। अब ग्राफ के बाद अगली चीज आती है इसका डोमेन और इसका रेंज। इसका डोमेन तो क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, तो समझना बेटो। डोमेन के लिए मैंने आपको कहा कि कोई भी ग्राफ का एक्स अक्ष पर जो प्रसार होता है, एक्स अक्ष पर जो एक्सपेंशन होता है, वो उसका ग्राफ कहलाता है। तो यानी कि इधर को एक्स अक्ष की देखें तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, इधर को हर वैल्यू के लिए किसकी वैल्यू मिलती जा रही है, एक्स की। तो यानी कि जो इसका प्रांत होगा वो क्या होगा, आर। अब रेंज के लिए वाई एक्सिस पर जो एक्सपेंड होता है, इसका प्रसार होता है, वो किसका रेंज कहलाएगा। तो अपन ने देखा कि इसका प्रसार यहां से शुरू हो रहा है, जीरो से नीचे तो आ नहीं सकता, यानी कि जीरो आ रहा है तो क्लोज इंटरवल लगाओ, और जीरो के बाद प्लस का इनफाइनाइट वाई एक्स पर जा रहा है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। तो बेटे अपन ने देखा कि एक मॉड्यूलर फंक्शन, यानी मॉड्यूलर फंक्शन हमेशा दो कंडीशनों में टूटेगा, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स तब आता है जब एक्स कैसा हो, ऋणात्मक, और नेगेटिव एक्स कब आता है, जब एक्स कैसा हो, नेगेटिव। फिर अपन ने देखा कि उसका ग्राफ जो मॉड्यूलर फंक्शन है उसका वी शेप का ग्राफ बनता है। फिर अपन ने देखा कि उसका डोमेन और रेंज, तो अपन ने उसका प्रसार देखा कि एक्स एक्स पर प्रसार क्या है और वाई एक्स पर प्रसार क्या है। तो यानी कि एक्स एक्स पर प्रसार पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मीनिंग इसका डोमेन क्या आ गया, आर। और रेंज के लिए देखा तो वाई एक्स पर यानी कि ऊपर पर गया है जीरो से लेके, तो जीरो टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं बेटे इसमें। तो अगला आता है चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन। तो ध्यान देना बेटे उस सिग्नम फंक्शन के लिए कि प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए f ऑफ x इक्वल टू, अगर इस कैटेगरी का हो, f ऑफ x इक्वल टू यदि इस कैटेगरी का हो, तो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, चिन्ह फलन कहलाता है। मीनिंग देखना बेटे, चिन्ह फलन को दूसरे रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x डिवाइड बाई x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू 0 मोड ऑफ x इक्वल टू ये रहेगा, और x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू देगा, 0। यानी कि इस फंक्शन को समझना कि अगर x का मान 0 से बड़ा है तो ये किसके मान है, y के, तो y का मान ऑलवेज कितना मिलता रहेगा, 1। अगर x का मान 0 के बराबर है तो y का मान ऑलवेज कितना मिलता रहेगा, 0। और यदि x का मान 0 से छोटा है तो आपको y बराबर कितना मिलता रहेगा, -1। तो इसी की सहायता से अपन इस सिग्नम फंक्शन का क्या क्रिएट करेंगे, ग्राफ, फिर देखेंगे इसका डोमेन और फिर देखेंगे इसकी रेंज। तो आइए बेटे ग्राफ पर। तो जब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो देखना कुछ किस तरीके से सिग्नम फंक्शन का ग्राफ चमकेगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो देखना बेटा, आइए इसके अकॉर्डिंग कि कल को यदि x का मान 0 लेता हूं तो y का मान मुझे कितना मिलता है, 0। ये x का मान 0, तो अपन ने y का मान भी कितना ले लिया, 0 ले लिया। अब आगे बढ़े कि कल को मैं x का मान 0 से बढ़ा, 0 शामिल नहीं है, बस x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0.1 से लेके कितना भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, केवल और केवल कौन शामिल नहीं है, 0। 0.1 से पहले आप ऐसे भी 0.01 भी बता सकते कि केवल और केवल किसको शामिल ना करें, 0 को। तो पूरा y एक्स होता है, वहां x का मान क्या होता है, 0। तो इसको व्हाइट बॉल से दिखा दो कि 0 शामिल नहीं है। अब 0 से कितना भी बड़ा मान आप x का ले, y आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। कितनी वैल्यू दे रहा है, 1। तो यानी कि ये कहानी हो गई कि इस तरीके से 0 शामिल नहीं किया x में, बट आपने क्या शामिल कर लिया, x के कितने भी बड़े मान शामिल कर लिए, तो y की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई बेटा, 1। 1 से ऊपर नीचे होगी नहीं,
जीरो से कितना भी बड़ा मान रखे, वाई एक स्थिर तरीके से चलेगा और वो कितनी वैल्यू देकर चलेगा, 1। एक्स लेस देन जीरो, कि एक्स का मान जीरो नहीं है, जीरो से सारा छोटा, तो जीरो शामिल नहीं है, तो ये अपन ने शामिल नहीं किया, ब्लैक व्हाइट बॉल लगा दी, यानी खाली छोड़। अब जीरो से छोटे के लिए वाई ऑलवेज, कि वाई का मान यहां पर कितना था, -1। अब कितना भी छोटा ले लें जीरो से छोटा, यानी कि जीरो से -1, -2, -3, बट वाई के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एक कांस्टेंट तरीके से चलेगा और जिसकी वैल्यू कितनी आती रहेगी, -1। तो ये इस तरीके का टाइप का जो ग्राफ होता है वो किसका ग्राफ होता है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, चिन्ह फलन का ग्राफ होता है। अब बात आती है इसके डोमेन और रेंज की। किसकी बात आती है, डोमेन और रेंज। तो देखते हैं बेटा इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन का मीनिंग होता है इस ग्राफ का एक्स अक्ष पर जो प्रसार हुआ है, तो अपन ने देखा कि एक्स अक्ष पर इधर को भी, एक्स अक्ष पर इधर को भी, यानी कहां तक जा रहा है, तो यानी कि वास्तविक संख्या आर। अब रेंज को ध्यान से समझना, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू या वाई एक्स पर प्रसार। तो कंटिन्यूअस तो ये ग्राफ है नहीं, वाई का मान या तो कितना मिला, 0, या फिर वाई का मान कितना फिक्स हो गया, 1, या फिर वाई का मान कितना फिक्स हो गया, -1। तीन ही एलिमेंट मिले, जब तीन एलिमेंटों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से दर्शाना है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं सेट्स के फॉर्म। तो ये -1, ये 0 और ये क्या हो गया, 1। कि रेंज में केवल और केवल तीन वैल्यू ये डिफाइन करेंगी, वो तीन वैल्यू क्या होंगी, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, इसके अलावा y का कोई मान प्राप्त नहीं होता है। मीनिंग रेंज इस तरीके, इसको कोई भी ब्रैकेट यानी क्लॉज इंटरवल में न लिखे, ओपन इंटरवल में ना लिखे, क्योंकि क्लॉज ओपन तो ये कहते हैं कि इसके बीच का पूरा मामला आपको शामिल करना है, बीच का कोई मामला आता ही नहीं है, तो 0 आता है डायरेक्ट, या 1 आता है, या फिर क्या आता है, -1। तो ये था आपका बेटा क्या, सिग्नम फंक्शन, जिसको अपन ने यानी कि देखा, उसका ग्राफ क्रिएट किया और उस ग्राफ की सहायता से अपन समझ पाए कि उसका डोमेन क्या होना है और उसकी रेंज क्या होनी है। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब बेटे टाइप में ये लास्ट टाइप है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन। अब बात को पढ़ लेते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बड़े ब्रैकेट में जो x लिखा जाता है इसे बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x, और x बिलोंग्स टू r, कि x किसके द्वारा परिभाषित हो, वास्तविक संख्या के द्वारा, तब f सच दैट r2r x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान ग्रहण करता है, यानी कि धारण करता है। इस बात को समझ है ना कि f सच दैट r2r यानी x बिलोंग टू r द्वारा कोई फलन परिभाषित है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तब ये महत्तम पूर्णांक फलन करता क्या है, ये करता है या तो x से कम, उस x से कम, या उस x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान को ग्रहण करता है। कि मान लीजिए कल को आपको कहा गया क्या कि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 1.232 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो उसने क्या कहा कि x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक, क्या x से कम या x के बराबर सबसे बड़ा पूर्णांक ग्रहण करता है, तो 1.232। अगर इसको एक लाइन पर प्लॉट करें तो यहां आपका 1 है, यहां आपका 2 है, और ये पॉइंट मान लीजिए 1.232 के लगभग। तो या तो वही इंटीजर या इससे पहले वाला जो बड़ा पूर्णांक है, तो इससे पहले पूर्णांक तो बहुत है, 1 है, 0 है, -1, पर इस संख्या से जस्ट पहले जो बड़ा पूर्णांक है वो आपका क्या कहलाता है, महत्तम पूर्णांक फलन, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट। कि कल को लिखा मिले 2.99, तो 2.99, तो 2.99 के दो पूर्णांक है, एक तो 2 है, एक इससे जस्ट बाद कौन है, 3, तो 2.99 जस्ट पहले वाला सबसे बड़ा पूर्णांक कौन, 2। जैसे लिखा 3.89 तो कितना आ जाएगा, 3। जैसे लिखा 10.04 तो कितना लिखा, 10। तो यानी कि ये कहानी होती है किसकी, कि x के बराबर, या तो x की वैल्यू के बराबर या उससे
के बराबर महत्तम पूर्णांक मान क्या करता है, ग्रहण। x से कम या x के बराबर वाला जो पूर्णांक होता है, इंटीजर। अब ये तो क्या है, रियल नंबर है, तो इसके बराबर कोई पूर्णांक हो या इससे पहले सबसे बड़ा पूर्णांक हो। मान लीजिए कल को ऐसे लिखा 1, तो ये तो खुद ही पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो कितना लिखा जाएगा 1। मान लीजिए कितना लिखा 2, तो ये तो खुद ही पूर्णांक है, क्या आएगा 2। बट 2.99, तो 2.99 क्या एक पूर्णांक है क्या, इंटीजर है ही नहीं, एक रियल नंबर है। तो वो कह रहा है कि या तो वो x हो या इससे पहले वाला सबसे बड़ा पूर्णांक। तो 2.99 कोई भी संख्या, इससे जस्ट पहले पूर्णांक कौन सा आता है, 2.99 से 2 आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये तो कहानी हो गई महत्तम पूर्णांक फलन की। ये डेफिनेशन आपसे क्या कहना चाह रही है कि x से कम या x के बराबर वाला पूर्णांक लेना है, तो ये x कहलाता है आपका पूरा। तो या तो इससे कम या इसके बराबर वाला पूर्णांक, x है आपका 2.99, तो इस यानी कि या तो x या इससे पहले वाला पूर्णांक, x भी पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक है नहीं, तो इससे पहले वाला बड़ा पूर्णांक कौन हो गया 2। अगर मान लीजिए ये केवल 3 लिखा होता तो x बराबर 3, और ये तो क्या है खुद ही पूर्णांक है, तो इसी को शामिल कर लिया। तो ये तो बेसिक सी कंडीशन हो गई एक किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की। अब बात आती है कि इसका ग्राफ कैसा दिखना है और इसका डोमेन और रेंज क्या होना है, इस बात को समझते हैं। तो देखना बेटे, तो अपन देखते हैं ग्राफ। ध्यान से समझना है, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x का ग्राफ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब प्लॉट करते हैं कि f ऑफ x आपको मिला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो मान लीजिए कल को f ऑफ x यहां आपने क्या रखा 0, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 0। यहां आपने कितना लिखा 0.1, तो भी आपको 0 आप रखते गए, और 0.999 तक भी रखा तो भी कितना मिला 0। जैसे ही आपने 1 रखा तो महत्तम पूर्णांक कितना मिला 1। तो इस चीज को समझना कि जब मैंने x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा, तो y का मान भी मुझे कितना मिला 0। ठीक है, बट मैं 0.1 से लेके 0.99x पर बढ़ा, y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, y तो मुझे बार बार क्या ही मिलता गया 0 ही मिलता गया। क्या ही मिलता गया 0। तो आपको बढ़ना है 0 से लेके 0.99 तक, ये बढ़े 0 से लेके 0.99 तक, यानी कि यहां आपने किसको शामिल नहीं किया, 1 को शामिल नहीं किया। और जब तक 1 को शामिल नहीं करोगे आपको y की वैल्यू कितनी ही मिलती रहेगी, 0 ही मिलती रहेगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने 1 लिया तो आपको y की वैल्यू भी कितनी मिल गई 1, यानी कि अब आपका ग्राफ कुछ यहां चला गया 1 पे 1। और जब 1.1 रखा तो भी 1, 1.2 रखा तो भी 1, और ऐसे बढ़ते गए 1.99 रखा तब भी 1, और जब 2 रखोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा 2। तो जैसे जैसे आप मान रखते गए कितना, आपने मान रखा 1 और 1.99 तक, तो भी y की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो आपको क्या ही वैल्यू देता गया 1 ही देता गया। और जैसे 2 रखा तो y का मान कितना 2, और यहां से कितना भी बढ़ोगे 3 जब तक शामिल नहीं करोगे ये, जैसे ही 3 रखा तो y का मान 3 मिलेगा, और बढ़ोगे जब तक इसको शामिल नहीं करोगे 4 को। ऐसे ही आपने यहां -1 रखा तो y का मान कितना मिला 1, और जब तक मिलता गया जब तक किसको शामिल नहीं किया 0 को। -2 रखा तो क्या मिला 2 रखा, जब तक मिला जब तक आपने किसको शामिल नहीं किया -1 को। -3 पर कितना मिला 3, जब तक मिला जब तक आपने किसको शामिल नहीं किया
-2 को। तो ये ग्राफ था किसका? महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का। अब आइए इसके डोमेन और रेंज की। तो देखना बेटा डोमेन, तो डोमेन का मतलब x का मान, यानी कि इस ग्राफ का x अक्ष पर प्रसार। तो ये ग्राफ पर यानी कि इधर को भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर को भी इनफाइनाइट तक, यानी डोमेन तो हो गया r। बट रेंज को ध्यान से समझना, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस तो है नहीं, यहां फिर यहां टूटा फिर यहां टूटा, यानी टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ब्रेक होने पर आपको 0 मिला, 0 के बाद सीधा y का मान 1 मिलता है या 2 मिलता है, या -1 मिलता है, -2 मिलता है, -3 मिलता है, यानी कि 0 1 2 3 इनफाइनाइट, या -1 -2 इनफाइनाइट। तो जो पॉजिटिव इनफाइनाइट पे चले, नेगेटिव इनफाइनाइट पे मिल इंटीजर ही रहा है, क्योंकि वो तो पॉइंटों की कोई वैल्यू उससे पहले वाला पूर्णांक या खुद पूर्णांक। तो मीनिंग इसका जो रेंज हुआ वो आपका इंटीजर नंबर हुआ z। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस, उनके ग्राफ और उनसे रिलेटेड उसका डोमेन और रेंज। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से, यानी कि एक रिलेशन एंड फंक्शन में क्या ऑर्डर्ड पेयर होता है, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उनके ग्राफ होते हैं, क्या फंक्शनों के डोमेन और रेंज होते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कि फंक्शनों का कुछ बीजगणित भी है। तो अपन समझ लेते हैं छोटी छोटी सी बातें, डेफिनेशन जो काम की चीजें हैं। कि बीजगणित में आपसे क्या कहा कि दो वास्तविक फलनों का योग, एक फलन डिफाइन है एफ सच दैट एक्स टू आर में, दूसरा कोई फलन जी है जो भी डिफाइन है एक्स सच दैट आर में। वास्तविक फलन है जहां एक्स सबसेट रहेगा ऑलवेज किसका? आर का। एक्स का मतलब कोई सेट्स है जो ऑलवेज किस में, जिसके एलिमेंट किस में से लिए गए होंगे? आर का मतलब रियल नंबर में से, वास्तविक संख्या। तो हम एफ प्लस जी सच दैट एक्स टू आर को एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको कोई फंक्शन मिले एफ प्लस जी ऑफ एक्स, और ये डिफाइन हो किसमें? आर में। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी अलग अलग फंक्शनों के रूप में आप उसको लिख सकते हो। ऐसे ही अंतर के लिए है कि अगर दो सब, तो सेम एक फलन था एक्स सच दैट आर टू आर, एक्स टू आर में परिभाषित, दूसरा भी एक्स टू आर में परिभाषित, और ऑलवेज एक्स सबसेट रहेगा किसका? आर का। तब एफ माइनस जी भी डिफाइन होगा किसमें? एक्स आर में। तब उसे लिखा जा सकता है इस तरीके के, एफ माइनस जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सेम इसी तरीके से किस में होता है? मल्टीप्लाई में भी होता है कि मान लीजिए आपको लिखा एफ डॉट जी एक्स, तो उसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। जब कोई फंक्शन एफ एक्स सच दैट टू आर जी भी क्या हो? एक्स टेंस टू आर, और एफ डॉट जी आपका डिफाइन हो वही एक्स टू आर में, और एक्स और आपका ये एक्स सबसेट ऑलवेज किसका? आर का। तो इस गुणनफल को ऐसे अलग अलग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही एफ बाई जी ऑफ एक्स को भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो ये कुछ अलजेब्रा था, बीज गणित रूप था किसका? फंक्शन का। तो ये कंप्लीट थ्योरी हो गई है बेटे रिलेशन एंड फंक्शन की आपकी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, 2.1 एक्सरसाइज आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं। तो आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मिला कि यदि x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉमा 1, तो किसका मान निकालना है? x और y का। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, और दो क्रमित युग्म क्या है? बराबर होंगे यदि उनके संगत घटक आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कि बराबर तभी होंगे जब उनका यानी कि संगत घटक क्या हो? बराबर। तो यानी कि अगर दोनों बराबर हैं तो x प्लस 1 किसके बराबर है? 3 के। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। y माइनस 2 बराबर किसके हैं? 1 का। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो ये किसके मान हो गए? x और y के। अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके घटक भी आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, यदि P इक्वल टू ABC और Q इक्वल टू R की दो सेट्स हैं, P में तो एलिमेंट है ABC और Q में एलिमेंट है R, तो P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है, ये भी बताना ये है कि नहीं है। तो देखना बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए P आपको दिया A, B, C और Q आपको दिया K वाले स्मॉल। एक बार तो आपसे पूछा P क्रॉस Q, और मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्तीय गुणनफल में यदि P क्रॉस Q है तो फर्स्ट घटक P का और सेकंड घटक किसका लिया जाएगा, Q का। तो A को किसके साथ, R के साथ, B को किसके साथ, R के साथ, C को किसके साथ, R के साथ, यानी कि फर्स्ट घटक किसका ले लिया अपन ने, P का, और सेकंड किसका ले लिया, R का। अब यदि कल को इसी को Q क्रॉस P बोले तो Q क्रॉस P का मीनिंग है कि फर्स्ट घटक तो Q का और वो सेकंड घटक किसका, P का, तो R कोमा A, R कोमा B, R कोमा C। अब देखो ये तो इसका है, यानी कि A कोमा R, B कोमा R, C कोमा R, ये क्या है, R कोमा A, R कोमा B, R कोमा C, क्या बराबर है क्या, तो P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो दोनों कार्तीय गुणनफल समान नहीं है। आगे थर्ड क्वेश्चन को देखना, मान लीजिए कोई सेट A में एलिमेंट 1 2 3, कोई सेट B जिसमें एलिमेंट 3 4 4 5 6, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब बात को समझना, इसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी उसने, इंटरसेक्शन का मतलब जो सेट्स वाला पार्ट अपन ने पढ़ा है वो भी, और क्रॉस लगा दिया मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। तो आपसे पहला जो क्वेश्चन किया गया प्यारे बच्चों, वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C किया, तो मीनिंग पहले अपन को क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन C चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए आप करोगे B इंटरसेक्शन, तो B इंटरसेक्शन C का मतलब B और C का उभयनिष्ठ जो भी मान है वो लिखो। तो B और C में क्या उभयनिष्ठ है, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, बस 3 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसको कोई भी, यानी कि आप सेट्स नाम दे दो, तो मान लीजिए P दे दिया, तो A क्रॉस किसके बराबर हो गया, ये P के, तो अपन को चाहिए A क्रॉस P, और A क्रॉस P का मतलब प्रथम घटक A का होना चाहिए और द्वितीय घटक किसका होना चाहिए, P का। तो A को भी लिख लो 1 2 और 3, और P का है ही आपके पास 3, तो क्या लिखोगे 1 3 2 3 और 3 3। तो ये कहानी हो गई A क्रॉस P। अब A क्रॉस P को क्या लिख सकते हो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 1 3 2 3 3 3। आगे बढ़ते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B का और A क्रॉस C के कार्तीय गुणनफल का जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है, A क्रॉस B, तो A लिख लेते हैं पहले, तो 1 2 3, B लिख लेते हैं बेटा, क्या है 3 और 4। अब A क्रॉस B में यानी पहला घटक A का और द्वितीय घटक B का, तो 1 3 फिर 1 4 फिर 2 3 2 4 3 3 3 4। आगे बढ़ते हैं, तो देखना बेटे, अपन ने A क्रॉस B निकाल लिया, ऐसे ही अपन को क्या निकालना है, A क्रॉस C। A का किसके साथ करना है, C के साथ। तो ध्यान देना बेटे,
ए का सी के साथ करेंगे तो ये रहा ए और ये रहा सी, तो पहले घटक किसके, ए के, द्वितीय घटक किसके, सी। तो 1,4, 1,5, 1,6, फिर इसके बाद 2,4, 2,5, 2,6, फिर इसके बाद 3,4, 3,5, 3,6, ये लिखा। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो इसमें और इसमें जो कॉमन आते हैं उनको ढूंढो। 1,3 है क्या, नहीं है। 1,4 बिल्कुल है, 1,4 बिल्कुल है। फिर इसके बाद 2,3 नहीं है, 2,4 यहां भी है और 2,4 यहां भी है। तो इनका इंटरसेक्शन लिखते चलो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो एक तो क्या आ गया, 1,4 आ गया, एक क्या आ गया, 2,4 आ गया। इसके बाद 3,3 बनता है क्या, कहीं नहीं बनता। 3,4 बनता है क्या, बिल्कुल, यहां भी 3,4 है, यहां भी 3,4 है, तो लिख दो 3,4। तो जो जो कॉमन मिलते हैं दोनों में वो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। यानी दो कंबाइन चीजें दे दी, कर्टेशियन प्रोडक्ट के साथ साथ क्या दे दिया, इंटरसेक्शन भी दे दिया। अब अगली कहानी देखो, आपको क्या कही कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले आपको क्या डिफाइन करना है, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो देखो बी और सी का जब यूनियन निकालेंगे तो 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। 3, 4, 5 और क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब ये तो हो गया बी यूनियन सी, और इसके साथ कर्टेशियन प्रोडक्ट किसका करना है, ए का। जब ए का करोगे तो 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर किसके साथ, 2 के साथ, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर किसके साथ, 3 के साथ, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। क्योंकि ए क्रॉस बी यूनियन सी है, मतलब फर्स्ट जो घटक होगा वो ए का, और सेकंड घटक होगा जो किसका होगा, बी यूनियन सी। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन कही, यदि p इक्वल टू 1,2 तो समुच्च p क्रॉस p ज्ञात कीजिए। देखना एक सेट दिया p 1,2, तो p क्रॉस p पूछा, तो यहां एक p और लिख लो अगर कंफ्यूज है तो पहला घटक क्या आ जाएगा, 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2। ऐसे ही अब अगला और कहा कि p क्रॉस p, तो ये तो p क्रॉस p, इसके साथ एक और लगाओ। तो देखना ये तो फर्स्ट घटक रहेगा ही, p क्रॉस p, और इसमें से कोई भी इंक्लूड करते, 1,1,1, फिर 1,1,2, इसका हो गया। फिर इसके साथ कर लो 1,2,1 और 1,2,2। ऐसे ही फिर इसका 2,1, कितना 1, 2,1,1 और 2,1,2। फिर इसका 2,2,1, 2,2,2। तो अपन देख पाए कि कितने भी एलिमेंट हो उनका इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे बढ़े। अगला कहा, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणनफल R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करता है। तो देखिए बेटे, इसको मैं यही समझा देता हूं आपको कि ये क्या डिफाइन करवाना चाह रहा है कि कार्तीय गुणनफल R क्रॉस R। तो जब लिखोगे कार्तीय गुणन को तो x, y, x बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R, ये कहानी बनी आप। तो इसका मतलब x और y है जो ये किस बात को डिफाइन कर रहा है, कि किस बात को निरूपित करता है, मीनिंग 2D को निरूपित करता है, 2 डायमेंशियल। x और y का मतलब द्विविमीय निर्देशांक। और R क्रॉस R में क्या आ जाएगा, x, y, z, और x, y, z बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब 3 निर्देशांक आ गए। तो ये किसको निरूपित करता है, 3D को, त्रिविमीय निर्देशांक को। और कुछ सवाल में था नहीं। आगे बढ़ते, यदि a क्रॉस b इक्वल टू p q p r m p m p r, तो a और b, यानी कि अब उल्टा काम दे दिया कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया और उससे आपसे क्या पूछा, सेट्स a और b। तो a देखते हैं, निकालते हैं। तो मैंने a क्रॉस b है, मीनिंग फर्स्ट जो घटक है वो a के ही है। तो क्या p लिख दो, m लिख दो, बस काम फ्री। b के लिए द्वितीय घटक देख लो, q लिख दो, r लिख दो, बस काम खत्म।
तो ये हो गया P एक सेट A और सेट B, यानी कि इसमें जो भी फर्स्ट घटक है वो क्या है आपके A के मान, और जो सेकंड घटक है वो किसके मान है B के। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज, x/3 + 1 y-2/3 इक्वल टू ये है। तो दो अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके संगत एलिमेंट भी क्या है इक्वल ही होंगे। तो देखना क्या कहानी बननी है कि x/3 + 1 बराबर होगा 5/3 के। तो x/3 प्लस के 1 को इधर को ले जाएंगे तो क्या 5/3 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो x/3 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 3, तो 5 - 3, तो x/3 इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर क्या चमक गया बेटे 2 चमक गया। ऐसे ही y - 2/3 इक्वल टू कितना लिखोगे 1/3, तो y इक्वल टू 1/3 माइनस का इधर को गया तो 2/3, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1/3, 2/3 का मान 1 ही हो गया। तो एलसीएम भी ले लो तो कितना हो गया 3, तो 1 + 2, तो y इक्वल टू कितना 1, 3/3 कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखना बेटो ये हो गए किसके मान x और y के। आगे बढ़े, एक समुच्चय A में 3 अवयव तथा एक समुच्चय B में 3, 4, 5 अवयव, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो मैंने क्या कहा था कि कोई n ऑफ, यानी कि कोई सेट n ऑफ A में P अवयव है, n ऑफ B में Q अवयव है, तो n A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी PQ होगी। तो उसने आपसे कहा कि A में तो कितने अवयव हैं 3, तो n ऑफ A कितना लिख दो 3, n ऑफ B तो कितना है इसमें 3 ही है, तो इनका मल्टीप्लाई कितना अवयव आ गए टोटल 9। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या जो बनेगी वो कितना बनेगा 9। फॉर इजी अपन मान लें कि A में अपन ने 3 अवयव A B और क्या मान लिया C, और B में उसने आपको दे ही रखा है 3, 4 और 5। तो क्या कर लें A क्रॉस B, तो फर्स्ट घटक A का, सेकंड घटक B का, तो A,3 B,4, तो क्या लिखोगे A,3 A,4 A,5, फिर B,3 B,4 B,5, फिर C,4 C,5 और C, कितना 4 लिख दो 3, 4 और 5। तो चेक करो 3 3 6 3 3 9, यानी कि सीधा उसका मल्टीप्लाई कर लो, उतने अवयवों की क्या आएगी संख्या आएगी। आगे बढ़ते, यदि G7 8 H5 9 2, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो सिंपल सा एक बार तो आपको G क्रॉस क्या चाहिए H, तो G के फर्स्ट घटक और H के सेकंड घटक, तो लिखो 7,5, फिर 7,4 7,2, फिर किसका नंबर आएगा 8,5 8,4 8,2। ऐसे ही G क्रॉस H को आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है। आगे बढ़ते हैं, बतलाई कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर भी लिखना है, यानी कि आपको यह भी बताना है कि सत्य तो ठीक है, अगर असत्य है तो उसको सही बनाकर भी लिखना है कि ये ठीक क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या मिला, पहला आपको मिला P M, N Q N, M, तो P क्रॉस Q क्या पूछ लिया P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q जब अपन लिखेंगे तो M N M M N N N M ये आना है। अब उसने तो क्या दे रखा है M N N M, दो ही दिए ना M N और N M, बाकी कितने रह गए। अगर P क्रॉस Q करते हैं तो ये दो एलिमेंट, तो यानी कि ये बात कैसी थी फॉल्स थी, बट इसका ये क्या कर दिया अपन ने ट्रू कर दिया, ऐसा बन। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग टू A तथा x बिलोंग टू B। देखना
ए और बी अरिक्त समुच्चय यानी कि कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म x कोमा वाई का एक अरिक्त समुच्चय है कि इस प्रकार है कि x बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी। बिल्कुल ठीक है बेटा कि a क्रॉस b पूछा है तो फर्स्ट घटक a से, सेकंड घटक किससे लिया गया है, b से, तो यानी कि उसे उसका क्रमित युग्म इसी प्रकार लिखा जाएगा। अगली कहानी, यदि a ये है b ये है तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या, फाई। तो इसी को ही हल कर लो आप तो कि b का फाई का इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई आता है, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ जब रिक्त है तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। अब फाई को किसी भी यानी कि समुच्चय के साथ कर्टर साइन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज वो क्या ही आता है, फाई आता है, यानी ये बात क्या है, ट्रू है। आगे बढ़ते, पांचवा और छठा क्वेश्चन देखना, a इक्वल टू -1 1, तो a क्रॉस a अभी अपन ने किया था किसका, p क्रॉस p का। तो देखना a -1 और 1, एक a और लिख लो, -1 और 1, तो सबसे पहले तो डिफाइन करो a क्रॉस a, तो क्या -1 -1 और 1, फिर 1 -1 1 और 1। अब ये a क्रॉस a का किसके साथ और करो, a के साथ, यानी इसका इसके साथ कर लो, तो क्या आ जाएगा, -1 इसका है एक बार तो क्या लोगे, -1, और -1 एक बार क्या लोगे, 1। अब इसके साथ तो -1 1 के साथ एक बार -1 ले लो, -1 1 के साथ एक बार 1 ले लो। अब इसके साथ 1 -1 के साथ इसका -1, 1 -1 के साथ इसका 1, फिर इसके साथ 1 1 के साथ -1, 1 1 के साथ 1। तो ये हो गया आपका a क्रॉस a। आगे की कहानी, a क्रॉस b ये दे रखा है तो a और b ज्ञात कीजिए। तो a और b का मतलब सीधा सा फंडा है, जो फर्स्ट एलिमेंट a दे दिया और b दे दिया, तो a और b, ये तो a, जो सेकंड है x और y के अलावा कुछ नहीं है, तो x और y, ये आपका क्या हो गया। आगे बढ़ते, तो अगली कंडीशन बेटे वो अपन को मिली है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6, d इक्वल टू, ये सत्यापित कीजिए। अभी अपन ने एग्जाम्पल में पढ़ा था, तो इस चीज को सेम कंडीशन b इंटरसेक्शन c निकाल लो आप, तो क्या निकालो, b और c का उभयनिष्ठ, ये रहा b और ये रहा c, बोलो कुछ उभयनिष्ठ है क्या, 1 2 3 4 इसमें है, 5 6 इसमें है, तो b में और c में कुछ भी नहीं है तो फाई, तो a क्रॉस फाई का जब कर्टर साइन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, फाई, क्या आता है, फाई, यानी कि इसकी कंडीशन तो हो गई फाई। अब उसने कहा है कि अगर इन दोनों को चेक करें कि ये मान, ये पूरा मान बराबर है किसके, इस मान के, तो इसका तो अपन ने सीधा सा सिंपल कर लिया कि इसका सिंपल क्या, a इंटरसेक्शन c, वो b इंटरसेक्शन c, इस b का और इस c का उभयनिष्ठ कोई पार्ट है ही नहीं, मीनिंग फाई, और फाई के साथ किसी भी यानी कि कर्टर साइन प्रोडक्ट करते हैं कोई रिक्त समुच्चय है तो फाई ही आता है, तो यानी कि ये तो फाई आ गया। अब इसकी कैलकुलेट देखेंगे कि ये भी फाई है, तो a क्रॉस b करोगे आप और उसका इंटरसेक्शन a क्रॉस क्या करोगे, c, तो देखते हैं, तो पहले तो निकालते हैं a क्रॉस b, तो a का b के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के लिए 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये तो हो गया a क्रॉस b। अगला क्या पूछा है, a क्रॉस c, तो a का c के साथ, तो 1 5 1 6, फिर 2 5 और 2 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन a क्रॉस b का और a क्रॉस c का, तो कोई भी चीज कॉमन है क्या, क्योंकि यहां 1 5 1 6 2 5 2 6 और वहां 2 5 यानी 5 6 है ही नहीं, तो इसका भी रिजल्ट कितना आ गया, 5, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको a क्रॉस c और b क्रॉस d का एक क्या बताना है, उपसमुच्चय का एक उपसमुच्चय होगा, तो ये आपको कमेंट्स में करके मुझे बताना है। आगे बढ़े,
मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 3 4 a क्रॉस b लिखिए, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, a क्रॉस b। तो देखना बेटे, ये रहा a 1 और 2, ये रहा b 3 और 4। तो a क्रॉस b का मतलब पहला घटक a से, द्वितीय घटक b से। तो 1 3 1 4 2 3 2 4, तो ये तो हो गया a क्रॉस b। अब आगे भी कुछ कहा क्या, a क्रॉस b में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाओ। a क्रॉस b में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनानी है। तो सब सेट, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो सबसेट में अपन ने पढ़ा था कि मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 है, तो इसमें बनने वाले सबसेट 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2, तो कितना बनना है 4। जब दो एलिमेंट है उसकी यानी कि कितना बनना है 4, और इसको बनाया था जैसे अपन ने 5 फिर 1 फिर कितना 2 फिर 1 2। तो अब अगर इस सेट की बात करें तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यानी कि इसके सबसेटों की संख्या 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे, 16। तो उसकी आपसे पूछ ली सूची, क्या पूछ ली, उसकी सूची। तो सूची का मतलब सबसे पहले आप लिखोगे 5, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। अब सिंगल सिंगल ले लिया, अब दो दो का एक साथ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या 1 3 और 1 4, फिर 1 4 2 3, फिर 2 3 2 4, फिर 1 3 2 4। बात को समझना कि 5 अपने आप में एक उपसमुच्चय, फिर सिंगल सिंगल लिख दो, यानी कि इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। इनको किसके अंदर लिख दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये सेट बन जाए, कार्टेशियन जो भी ऑर्डर्ड पेयर है। सिंगल सिंगल लिख दिया, इसके बाद दो दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो देखो सिंगल सिंगल लिखेंगे तो 4 1 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5। फिर दो दो का लिखेंगे तो छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, और नौवां ये हो गया। अब दो दो का ले लिया तो अब किसका नंबर आएगा, 3 3 का। तो एक बार इनको लिखो, फिर एक बार इनको लिखो, फिर एक बार इसको इसके साथ लिख दो। तो यानी कि इस तरीके, और फिर लास्ट में कितने को लिख दो, 4 को। तो इस तरीके से जो बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या है वो कितनी बन जाएगी आपके पास, 16। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय है जहां n ऑफ a इक्वल टू 3 n ऑफ b इक्वल टू 2 यदि x 1 y 2 z 1 a क्रॉस b में हो तो a और b को ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव है। उसने क्या कहा कि a और b दो उपसमुच्चय हैं जहां n ऑफ a में कितने अवयव हैं, 3, n ऑफ b में कितने अवयव हैं, 2, और यदि x 1 y 2 और z 1 किसके घटक हो, ये a क्रॉस b के, कि ये ऐसे कुछ घटक हैं जो किससे लिए गए हैं, a क्रॉस b से। तो a और b को ज्ञात करो। तो a को जब डिफाइन करोगे तो जो फर्स्ट घटक है वो a के मान, तो x y और क्या z। b के लिए सेकंड घटक जो काम में लिए 1 और कितना 2, देख पा रहे हैं, n ऑफ a में 3 हो गए और n ऑफ b में कितने हो गए, 2। तो ये हो गए आपके a और आगे बढ़े। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 0 1 भी है, समुच्चय a ज्ञात कीजिए। बात को समझना, a क्रॉस a में टोटल कितने अवयव हैं, यानी कि नंबर ऑफ a क्रॉस a इक्वल टू कितना, 9, जिनमें आपको क्या शामिल दे रखा है कि इस -1 0
और 0,1 किसमें शामिल है? ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस ए के कोई घटक है, ये ए क्रॉस ए के क्या है? कोई घटक। तब आपको क्या ज्ञात करना है? एक तो ए डिफाइन करना है, एक तो क्या डिफाइन करना है? ए। और जब ए डिफाइन हो जाए तो कंप्लीट ए क्रॉस ए भी आपको डिफाइन करना है। तो देखिए करते हैं कि एन ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू टोटल 9 एलिमेंट, और ए क्रॉस ए का कुछ पार्ट जो दिया गया वो कितना? -1,0 दिया गया, 0,1 दिया गया। ऐसे कुछ पार्ट और होने हैं जो 9 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट दे दी। अब यहां से अपन ए डिफाइन करें तो बात को समझना, फर्स्ट घटक ए का, सेकंड घटक भी ए का, तो यानी कि ए में -1 रहा होगा, और अगर सेकंड घटक 0 आया तो वो भी ए का ही मान है, तो उसमें 0 भी रहा होगा। अब फर्स्ट घटक क्या है? 0, तो अपन ने कंडीशन, और लास्ट आपको क्या भी मिल गया? 1, कि इसमें क्या भी रहा होगा? 1 भी। ए में -1 रहा होगा तभी तो फर्स्ट घटक लिया गया, और ए में 0 यानी कि रहा सेकंड घटक और फर्स्ट घटक, तो ए क्रॉस ए तो कहीं ना फर्स्ट और कहीं सेकंड बनना है, और सेकंड घटक क्या भी आया है? 1, -1, 0 और 1 रहा है। तो अब अगर कल को ए क्रॉस ए करें अपन, तो ए को और ए को लिख लो ऐसे ही, -1, 0 और कितना? 1। अब देखना -1 को पूरों के साथ, -1, -1, फिर -1, 0, -1, 1, फिर इसके बाद 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब 1 के साथ सबको 1, -1, 1, 0 और 1, 1 चेक कर सकते हो। ये टोटल जो आए हैं वो कितने आए हैं? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कंप्लीट हो गया ए क्रॉस ए। तो देखना बेटे, नेक्स्ट तो यहां तक कि ये कहानी थी आपकी किसकी? 2.1 एक्सरसाइज की। तो जिसके बेसिक अपन ने सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का कॉम्बिनेशन पढ़ा कि कर्टासाइन प्रोडक्ट दे तो कैसे सेट्स का डिवाइड करते हैं, और अगर सेट्स दे तो कैसे उसका कर्टासाइन प्रोडक्ट करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, या कार्तीय गुणन के साथ इंटरसेक्शन यूज कर लें, यूनियन यूज कर लें, तो उनका कार्तीय गुणनफल कैसे किया जाता है। तो बेटे आज की क्लास में इतना ही। कल अपन लेंगे रिलेशन और फंक्शन के कंप्लीट एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो यानी कि कल की क्लास मिस न करें, बने रहें हमारे चैनल कैलकुलस के साथ। धन्यवाद।